यार आज की कहानी वो कहानी है जिसकी फरमाइश चैनल पर बहुत लंबे टाइम से चलती आ रही थी और मैं इसको बस इजीली कवर नहीं कर रहा था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और इसका सच हो ना हो आपको कहीं ना कहीं ज़रूर पहले ही पता होगा। तो इसमें कुछ नया नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो शायद आपने ना सुनी हो इसके बारे में। जी हाँ, मैं यहाँ बात करने वाला हूँ भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे डरावनी जगहों में शामिल भानगढ़ किले की। ऐसा क्या खास है इस किले के अंदर जो हर कोई यहाँ जाकर अपना एक्सपीरियंस लेना चाहता है। कोई भी व्लॉगर आप देख लो, कोई भी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट आप उठाकर देख लो, कोई भी फैमिली टूरिस्ट आप उठाकर देख लो, भानगढ़ का किला वो जाकर जरूर एक्सप्लोर करेंगे, चाहे उन्हें वहाँ कुछ मिले या ना मिले, लेकिन वीडियो ऐसी डालेंगे जैसे उन्हें वहाँ सच में भूत ने ही झप लिया हो। खैर, बात की बातें हैं, पर ऐसा इस किले के अंदर क्या हुआ था, ये किला बना कैसे था, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है और क्यों आज ये किला वीरान पड़ा है, और सबसे बड़ी बात, भारतीय पुरातत्व विभाग यानी कि इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने क्यों इस किले के बाहर एक बोर्ड लगा रखा है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि इस किले के अंदर आप सूर्यास्त होने के बाद यानी कि सूरज छिपने के बाद, शाम के बाद नहीं जा सकते, इसके अंदर जाना वर्जित है। क्या हुआ था इस किले के अंदर, आज आपके सामने पूरी कहानी मैं बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया का एक और बहुत कमाल का एपिसोड। आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। दोस्तों, शहद आप सभी ने यकीनन जरूर खाया होगा, कुदरत की बहुत ही मीठी देन है, लेकिन बाजार के अंदर असली शहद आपको कहाँ मिलेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। इसका नाम है दादेव हनी। यकीन मानिए ये शहद बिल्कुल प्योर है। क्योंकि ये सीधा मधुमक्खी के छत्ते से लेकर आपकी चम्मच तक पहुंचता है, बीच में इसके अंदर कुछ भी नहीं ऐड किया जाता। इस पर आप विश्वास इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि इसे बाहर के देशों में भी भारत से भेजा जाता है। साथ ही इसे जर्मन लैबोरेटरीज ने भी वेरीफाई किया है कि हाँ, ये शहद बिल्कुल प्योर है। तो अब सवाल है कि इस शहद को आप कहां से खरीद सकते हैं। तो ये आपको मिलेगा अमेज़न फ्लिपकार्ट पर और इसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप उन लिंक्स पर क्लिक करके आप इस शहद को खरीद सकते हैं। आपको क्या लगता है कोई हॉन्टेड जगह कैसे हॉन्टेड बनती है? तो इस भले काम को पूरा करने में सबसे ज्यादा रोल रहता है वहां की मीडिया का। जी हाँ, मीडिया वहां जाकर बार बार उसको कवर करेगी, लोग उसको बार बार देखेंगे तो उनके माइंड में वही उस चीज की इमेज बन जाएगी कि ये हॉन्टेड है, हॉन्टेड है, हॉन्टेड है, और वही जाकर आगे भी लोगों को बताएगा कि हॉन्टेड जगह पर चलना है तो चलो यार भानगढ़ के किले पर चलते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ था भानगढ़ के किले के साथ भी। इंडियन मीडिया ने बहुत बार इसको उठाया, इतना उठाया कि लोग इसे हॉन्टेड मानने लगे। लेकिन क्या इसके अंदर सच में भूत रहते हैं? क्या इसके अंदर सच में आत्माओं का वास है? मैं पहले ही आपको बता दूं कि ऐसा आज तक कंफर्म नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी लोग मानते हैं कि ऐसा कुछ सच है। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि इस किले का इतिहास क्या था। तो सन 1573 में आमेर के राजा मान सिंह ने इस बहुत ही बेहतरीन किले का निर्माण करवाया था। और एक समय ऐसा भी था जब मान सिंह के भाई माधो सिंह की ये किला जो था वो राजधानी हुआ करती थी। राजा मान सिंह अकबर बादशाह के बहुत करीबी माने जाते थे और एक समय था जब इस किले के आसपास पूरा शहर बसा हुआ था, लोग रहा करते थे, हजारों लोग रहा करते थे, यहाँ बाजार लगते थे, इस किले के अंदर तक भी बाजार लगते थे और आज भी वहाँ पर बोर्ड्स लगे हुए हैं जो वहाँ बाजार उस टाइम पर लगा करते थे, उनके बोर्ड्स यहाँ लगे हुए हैं कि यहाँ उस समय बाजार हुआ करता था। सोचकर देखिए, तकरीबन 400-500 सालों पहले की बात है और तब से ही लेकर आज तक ये किला ऐसे का ऐसे यहाँ खड़ा हुआ है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि उस टाइम पर यहाँ हजारों लोग रहा करते थे और आज यहाँ शाम होते ही कोई पंछी भी पर मारने से डरेगा। तो इसके पीछे कुछ कहानियां चलती हुई आ रही हैं और वैसे तो जितने मुंह उतनी बात होती है। आपने शायद कुछ और कहानी सुनी हो, आप वहाँ गए हो, ऑब्वियसली वहाँ कभी ना कभी जरूर गए होंगे या फिर आपके फ्रेंड्स वगैरह गए होंगे, तो आपने वहाँ बहुत सारी अजीब कहानियाँ सुनी होंगी कि इस किले में ये हुआ था, वो हुआ था। लेकिन कुछ एक कहानियाँ हैं जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, बहुत ज़्यादा लोग उन्हें सच मानते हैं और वही कहानियाँ मैं आपको अब बताता हूँ। तो सबसे पहली कहानी है एक साधु की। तो कहानी यह है कि जब राजा अपने इस किले का निर्माण करवा रहे थे तो इसी की जमीन के पास एक कुटिया हुआ करती थी और उस कुटिया में बालूनाथ योगी नाम के एक साधु रहा करते थे। साधु वहां अकेले रहते थे, भिक्षा वगैरह मांगकर अपना गुजारा कर रहे थे, सारा दिन तपस्या करते भगवान की, बहुत अच्छी बात थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि एक किला वहां पर बन रहा है, तो उन्होंने वहां के राजा से संपर्क किया और राजा से एक रिक्वेस्ट करी कि
राजा जी, आप ये किला बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है, यहाँ आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस किले की हाइट जो है वो सिर्फ इतनी ही रखिएगा कि मेरी कुटिया के ऊपर आने वाली धूप वहां ना टले। मतलब कि इस किले की हाइट इतनी ना करिएगा कि मेरी कुटिया पर जो धूप गिरती है वो वहां छिप जाए और परछाई जो है वो इस किले की मेरी कुटिया पर आने लग जाए। तो राजा ने उस टाइम पर तो हाँ कर दी कि ओके, हम इस बात का ध्यान रखेंगे। लेकिन धीरे धीरे किला बनता गया और बनते 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 वो 3 मंजिला ऊंचा हो गया। और अब वो जो धूप साधु महाराज की कुटिया के ऊपर गिरने वाली थी, वो धूप अब परछाई बन चुकी थी किले की। पूरी कुटिया अब परछाई के अंदर समा चुकी थी, जिसे देखकर महाराज बालूनाथ योगी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और उनको बहुत दुख भी हुआ कि मेरे कहने के बाद भी ये राजा ने नहीं माना और उसने इस किले की हाइट इतनी ज्यादा करवा दी। और इसी से परेशान होकर महाराज बालूनाथ योगी ने श्राप दिया महाराज को और महाराज के किले को कि ये पूरा भानगढ़ और भानगढ़ का किला पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, यहाँ कोई नहीं बचेगा। तो ये एक कहानी थी इस किले की कि इसके साथ ये सब कुछ हुआ था। ये वो कहानी थी जो बहुत ज्यादा लोग मानते हैं कि हाँ ऐसा ही हुआ था। दूसरी कहानी थी पानी की समस्या। जी हाँ, हमें पता है कि राजस्थान रेगिस्तानी इलाका है और यहाँ पानी की कमी हम लगभग बनी ही रहती है। और ऐसी पानी की कमी यहाँ आई थी सन 1783 में। जी हाँ, इस किले के बनने के तकरीबन 190 या फिर 200 सालों के बाद यहाँ लोग रहा करते थे। लेकिन यहाँ उस टाइम पर भयंकर अकाल पड़ा। सन 1783 में लोगों के पास नहाने के पानी का तो छोड़िए, पीने लायक भी कुछ नहीं बचा था। जानवर भूखे प्यासे मर रहे थे। तो अब मजबूरन यहाँ रहने वाले लोगों ने बजाय अपनी जान देने के इसे वीरान छोड़ना ज़्यादा जरूरी समझा। तो उन्होंने वहाँ से सारी बस्ती खाली कर दी और वहाँ से निकल लिए और अपने अपने अलग अलग जगहों पर बट गए, जिसके बाद ये पूरी जगह वीरान हो गई और तब से लेकर आज तक ये वीरान ही पड़ी हुई है। इसके अलावा तीसरी कहानी ये है कि इस किले को एक एटीएम के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। जी हाँ, एटीएम कैसे? तो मैं आपको बता दूं कि इस किले को बनाने के कुछ टाइम बाद ही भानगढ़ की लड़ाई एक दूसरे राज्य के साथ हुई थी और दूसरे राज्य वालों ने इस किले के ऊपर अपना कब्जा कर लिया था। कब्जा करने के बाद यहाँ पर भानगढ़ का बहुत सारा खजाना जो था वो नीचे दबा दिया गया था। अब क्योंकि वो 2 राज्यों का ख्याल एक साथ नहीं रख सकते थे, तो उन्होंने मजबूरन भानगढ़ के अंदर ये अफवाह फैला दी कि इस किले के अंदर भूत है, इस किले के अंदर रात को आवाज़ें आती हैं, इस किले के अंदर रात को आत्माएं दिखती हैं, साए दिखते हैं और जो भी यहाँ जाता है वो रात को बचकर नहीं आता। ये सब बातें वहाँ उड़ानी शुरू कर दी, सिर्फ इसलिए ताकि कोई बाहरी व्यक्ति इसके अंदर आने की हिम्मत ना करे। अगर आता तो फालतू में लड़ाई वगैरह होती, या तो वो मारा जाता या फिर ये मारे जाते। तो इन्होंने पहले ही अपना बंदोबस्त कर लिया कि भाई यहाँ तो भूत है, यहाँ नहीं आना। और बाद में इन्होंने ही इस किले को एटीएम की तरह इस्तेमाल किया। जब भी थोड़ा बहुत खजाने की जरूरत होती, इसके अंदर से निकाल कर ले जाते और कई बार निकाल कर लेकर गए। लेकिन फाइनली ये खजाना तो जो था वो निकल चुका था पूरा, पर वो जो बातें थी जो उन्होंने उड़ाई थी वो तब से लेकर आज तक आज भी चलती आ रही हैं। अब इससे पहले कि मैं आपको अगली कहानी सुनाऊं, आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को अच्छी तरह से जानते हैं? अगर आप उनके द्वारा बताई गई किसी साइट पर गए हों, किसी भी आइकॉनिक जगह पर गए हों, किसी भी आर्कियोलॉजिकल जगह पर गए हों जहां डिस्कवरीज की जाती हैं, तो आपको पता होगा कि जहां पर भी ऐसी जगह हैं वहां पर उन्होंने खुद का एक ऑफिस बना रखा होता है। जिस भी जगह को वो संरक्षित जगह घोषित करते हैं वहां उनका खुद का एक ऑफिस है। और भानगढ़ भी एक ऐसी ही जगह है। पूरा का पूरा भानगढ़ किला इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंडर में आता है, मतलब कि उसकी देखरेख पूरी तरह से वही डिपार्टमेंट करते हैं। तो इस हिसाब से तो भानगढ़ के अंदर भी उनका ऑफिस होना चाहिए था एक, जहां वो 24 घंटे रहकर उसकी देखभाल कर सके। लेकिन ऐसा नहीं है। आप जाकर देखेंगे तो आपको दूर दूर तक इस भानगढ़ किले में तो छोड़िए, आसपास के इलाकों में भी कहीं भी इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कोई ऑफिस नजर नहीं आएगा। ऐसा क्यों था? ये जो चीजें थी वो सारी लोगों के माइंड में बैठ चुकी हैं कि देखिए सरकार तक इसके अंदर जाने से डरती है, सरकार ने भी यहाँ अपना ऑफिस तक नहीं बना रखा, तो हम तो है ही क्या चीज़, हम रात को इस टाइम पर कैसे जाएंगे इस किले के अंदर। और ऊपर से बाहर लगा बोर्ड और ज़्यादा डरा देता है लोगों को कि आप सूर्यास्त से पहले बाहर वापस निकल कर आ जाएं, वरना आप आ नहीं पाएंगे। अगली कहानी जुड़ी हुई है इस किले के अंदर रहने वाली यहाँ की राजकुमारी रत्नावती से। जी हाँ, रत्नावती की उम्र तब लगभग 18 साल के आसपास की थी और ये माना जाता है कि रत्नावती बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी
और इतनी खूबसूरत थी कि आसपास उसे कोई भी देख ले तो वो उसके ऊपर मोहित हो उठता था। हर कोई उसे अपनी पत्नी बनाना चाह रहा था, हर कोई उसे शादी करना चाह रहा था। बड़े बड़े राजाओं के राजकुमारों ने, बड़े बड़े राजाओं ने भी अपनी शादी का प्रस्ताव जो था वो कुमारी रत्नावती को भेजा, लेकिन उसने किसी के भी प्रस्ताव को एक्सेप्ट नहीं किया। हर किसी को नकारती चली गई कि उसे किसी से शादी नहीं करनी। और ऐसा ही माना जाता है कि एक दिन कुमारी रत्नावती अपनी कुछ सहेलियों के साथ भानगढ़ के बाजार में शॉपिंग वगैरह करने के लिए निकली। 3-4 लड़कियां ये थी और ये लड़कियां सीधा जाकर इत्र बनाने वाली दुकान पर रुकी और वहां इत्र वगैरह बेचे जाते थे उस समय बाजार में। तो वो सारी वहाँ लड़कियां पहुंची और वहाँ अलग अलग इत्रों को देखने लगी, उसकी खुशबू वगैरह सूंघने लगी और इनको अब डिसाइड करना था कि इनको कौन सा इत्र चाहिए है। लेकिन जब ये लड़कियां इस दुकान पर खड़ी होकर इत्र वगैरह ले रही थी, देख रही थी, उनको टेस्ट वगैरह कर रही थी, तभी उस दुकान के बाहर एक सिंधु खेड़ा नाम का आदमी खड़ा हुआ था। ये आदमी जैसे ही कुमारी रत्नावती को देखता है तो ये उसके ऊपर पूरी तरह से फिदा हो जाता है। इसका दिमाग खराब हो जाता है और ये बस सोचने लगता है कि ये लड़की सिर्फ मेरी होगी और किसी की नहीं, और ना ही मैं इसको किसी की होने दूंगा। अब आपको लग रहा होगा कि एक आम सा आदमी कैसे राजकुमारी के सपने देख सकता था, तो मैं आपको बता दूं कि वो आदमी आम नहीं था, वो एक तांत्रिक था, तंत्र मंत्र करने वाला था। आज के टाइम पर भी आपको बहुत सारे सस्ते तांत्रिक दिख जाएंगे जिनको आप अखबारों में या फिर कई जगह आप देखते होंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। हाँ, वही वाले सौतन से छुटकारा टाइप वाले। और तो मुझे नहीं पता कि ये सब क्या है, बट सिंधु खेड़ा उस टाइम का जाना माना तांत्रिक हुआ करता था। तो अब इसने सोचा कि मुझे पता है ये राजकुमारी मेरे इस प्रस्ताव को कभी ऐसे तो नहीं मानेगी, अब मुझे अपनी तंत्र मंत्र की जो विद्या है वो इसके ऊपर दिखानी पड़ेगी। तो अब यहाँ पर सिंधु खेड़ा ने एक इत्र की बोतल को वहां से उठाया, दुकान से उठाया और उस बोतल को साइड में लेकर गया और उस इत्र के अंदर अपना तंत्र मंत्र फूंक डाला। फूंक दिया तंत्र मंत्र और उस बोतल को किसी तरह से राजकुमारी रत्नावती के पास में पहुंचा दिया। और कमाल की बात यह थी कि यहाँ उस तांत्रिक को पता था कि ये बोतल हो ना हो बहुत अच्छी खुशबू वाली है और ये जरूर कुमारी रत्नावती को पसंद आएगी। तो जैसे ही कुमारी रत्नावती ने उस बोतल का टेस्ट लिया, उस बोतल को सूंघा, तो उसे वो बोतल बहुत अच्छी लगी और उसने वो बोतल वहां से दुकानदार से खरीद ली। खरीदने के बाद वो कुमारी रत्नावती जैसे ही दुकान से बाहर निकली तो उसके साथ जो सहेली थी उसको थोड़ा शक हुआ। उसने बाहर खड़े उस तांत्रिक को देख लिया, उसकी शक्ल ही ऐसी थी कि कोई भी उसे दूर से पहचान लेगा कि हाँ ये तांत्रिक ही है। तो वहां उस लड़की ने देख लिया था कि इस बोतल के अंदर कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि ये बोतल जो है तांत्रिक लेकर आया था। तो उसने चुपके से जाकर कुमारी रत्नावती को बता दिया कि ये बोतल शायद हमें नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि शायद इसके अंदर कुछ अजीब है और ये बोतल क्योंकि तांत्रिक वहां हमारे पास रख कर गया था। तो कुमारी रत्नावती को भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसने कहा ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो हम इस बोतल को ही फेंक देंगे। तो कुमारी रत्नावती ने अपने बैग से उस बोतल को निकाला और साइड में पड़ा था एक बहुत बड़ा सारा गोल सारा पत्थर सा पड़ा था। तो कुमारी रत्नावती ने उस बोतल को तुरंत उस पत्थर के ऊपर देकर मारा। तो अब क्योंकि बोतल कंच की थी वो पत्थर पर लगते ही टूट गई। तो अब सारा जो इत्र था वो उस पत्थर के ऊपर जा गिरा। अब क्योंकि उस तंत्र मंत्र वाले व्यक्ति ने, सिंधु खेड़ा ने, अपना जो मंत्र फूका था वो सारा इत्र के ऊपर फूका था और मंत्र कुछ ऐसे थे कि जो भी ये इत्र लगाएगा वो उसके वश में हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इत्र लगाना तो कुमारी रत्नावती ने था, लेकिन अब वो लग चुका था उस पत्थर को। तो अब उसके मंत्र के हिसाब से पत्थर उसके वश में होना चाहिए था और साथ ही वश में होने के अलावा वो व्यक्ति उसकी तरफ खींचा भी चला आता। तो अब जहां कुमारी रत्नावती को उसकी तरफ खींचे चले आना था, अब ये पत्थर उसकी तरफ लुढ़कने लगा। पत्थर जैसे ही लुढ़कने लगा तो पीछे ऑब्वियसली वो तांत्रिक कुमारी रत्नावती का पीछा कर रहा था। तो पीछे आते आते उसने देखा कि ये पत्थर अब ये कहाँ से आन पड़ा, मैं तो उसके तरफ जा रहा था, लेकिन उसका मंत्र जो था, उसका जादू जो था वो पत्थर पर था। तो पत्थर ने तुरंत उस तांत्रिक को कुचल दिया। तो जैसे ही उसको वो पत्थर कुचल रहा था, बार बार इधर उधर आकर उसको कुचल रहा था, तो उसने देख लिया, उसने सूंघ लिया कि इसके ऊपर तो वही इत्र पड़ा हुआ है जो उसने कुमारी रत्नावती को दिया था। तो यहाँ उसको पता लग गया कि कुमारी रत्नावती ने ही जरूर इस पत्थर के ऊपर उस इत्र को लगाया है। तो यहाँ उसने गुस्सा होकर श्राप दे दिया कि जो भी इस भानगढ़ में रहता है वो तबाह हो जाएगा और मर जाएगा और मरने के बाद भी उसको मुक्ति नहीं मिलेगी और उसकी आत्मा इसी भानगढ़ किले में हमेशा के लिए घूमती रहेगी। और ये बोलकर उस पत्थर ने एक बार फिर से उस तांत्रिक को कुचला और उस तांत्रिक की वहीं मौत हो गई। ये श्राप जब वो तांत्रिक दे रहा था तो आसपास खड़े लोगों ने सुन लिया और अब उनके मन में भी एक डर बैठ चुका था, लेकिन फिर भी कोई इसके ऊपर विश्वास करने को तैयार नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। पर कुछ ही टाइम बाद
भानगढ़ के बराबर में मौजूद दूसरा राज्य है एक अजबगढ़, जिसके साथ भानगढ़ के कुछ खास अच्छे रिश्ते नहीं थे। उन दोनों के बीच में लड़ाई छिड़ जाती है और लड़ाई छिड़ने के बाद अजबगढ़ भानगढ़ के ऊपर भारी पड़ जाता है और उसके ऊपर अपना कब्जा कर लेता है, उसके ऊपर अपनी जीत हासिल कर लेता है। जो भी उसे भानगढ़ का आदमी दिखता वो उन्हें तुरंत मार डालते। वहाँ मौजूद महिलाओं के साथ बहुत ही गंदा व्यवहार किया गया और एक एक कर भानगढ़ में रहने वाले सभी लोगों को निपटा दिया गया। तो अब कायदे से अजबगढ़ के ऊपर भानगढ़ का कब्जा हो चुका था और उनको यहाँ रहना चाहिए था, लेकिन वो भी यहाँ ज़्यादा समय तक नहीं रह पाए क्योंकि इस किले के अंदर से अब बहुत बुरी तरह से डरावनी आवाज़ें रात को आने लगी थी। साए उनको दिखने लगे थे, आत्माएं उनको दिखने लगी थी, घुंघरू की आवाज़ें आती, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी थी। ये सब हुआ उस तांत्रिक के श्राप की वजह से, क्योंकि उसने कहा था कि मरने के बाद भी उनकी आत्माएं जो है वो इस किले के अंदर घूमती रहेंगी। रात के टाइम वहाँ जो भी व्यक्ति रुकता वो कभी सुबह वापस दिखता ही नहीं। जी हाँ, इसी वजह से ये बातें तब से ही चल पड़ी कि रात के टाइम जो भी इस किले में जाएगा वो वापस लौट कर नहीं आएगा। और ये बात कुछ हद तक सच भी है क्योंकि ऐसे बहुत से लोग थे जिनके मैं नाम आपको नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन हाँ फिर भी थे जो रात के टाइम इस किले के अंदर गैरकानूनी रूप से गए, मना करने के बाद भी गए और वो सुबह लौटकर वापस नहीं आए। थोड़ा थोड़ा टाइम बीतता गया, आसपास जो लोग रहा करते थे उन्होंने भानगढ़ की तरफ देखना भी बंद कर दिया, उस किले की तरफ वो देखते भी नहीं थे। लेकिन आसपास जो लोग रहते थे अब उनके मन में भी कहीं ना कहीं ये डर बन चुका था कि हो सकता है कि इस किले से निकलने वाली नेगेटिव एनर्जीज कहीं उनके ऊपर ना आ जाए। तो उन्होंने भी अपना वो घर जो था, अपना जो इलाका था वो छोड़ दिया और वहाँ से कहीं और शिफ्ट हो गए। इसी वजह से ये भानगढ़ का किला और आसपास के जो इलाके हैं वो पूरी तरह से वीरान पड़े हुए हैं। इसी वजह से आज भी वो बोर्ड वहाँ पर इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से लगाया गया है कि सूर्यास्त होने के बाद आप इस किले के अंदर नहीं जा सकते। और बहुत से लोग होते हैं फिर भी जिनको ये चुल रहती है, जो माल फूक कर थोड़ा सा अपने आप को बाऊजी समझ लेते हैं और कहते हैं कि नहीं हम तो जाएंगे तो उनको वहाँ पर पता भी नहीं होता कि वो परमिशन लेनी होती है। इसके लिए बहुत सारे एक लंबी चौड़ी डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया होती है, वो पूरी करनी पड़ती है। उसके बाद भी सरकार आपको कहती है कि अगर आप जाएंगे तो आप अपने रिस्क पर जाएंगे, हमारी इसमें कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। तो जैसे ही वो लोग गैर कानूनी रूप से फिर भी चले जाते हैं, लेकिन उनके साथ अंदर क्या होता है ये आज तक हमें पता नहीं चल पाया। बहुत से यूट्यूबर्स ने क्लेम किया है कि वो वहाँ गए हैं और रात को वहाँ रुके हैं, ऐसा नहीं है। वो अंधेरा होते ही वो वापस बाहर आ जाते हैं। सभी की बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो सिर्फ व्यूज़ के लिए आपको वहाँ के बारे में गलत चीज़ें आपको दिखाने से पीछे नहीं हटेंगे, अफवाहें उड़ाने से वहाँ पीछे नहीं हटेंगे, खुद की मनगढ़ंत कहानियाँ बना देंगे, खुद की मनगढ़ंत वहाँ VFX लगाकर आपको भूत भी दिखा देंगे। लेकिन आप प्लीज़ ऐसी किसी वीडियो के ऊपर आप विश्वास मत कीजिएगा, बाकी आप समझदार हैं ही। अब असल सच्चाई इस किले की मैंने आपको बता दी है। तकरीबन 400-500 साल बीत चुके हैं इस किले को यहाँ खड़े हुए, और आज भी ये किला ना सिर्फ भारत का बल्कि दुनिया के सबसे हॉन्टेड इलाकों में माना जाता है। और ये वो इलाका है जहाँ रात को लोग नहीं जा सकते। आप इस किले में गए हैं या नहीं, आपने इस किले के बारे में और क्या क्या सुना है? अगर आप गए हैं तो प्लीज़ आप अपना एक्सपीरियंस नीचे मेरे साथ कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। मैं सबके कमेंट्स पढ़ने वाला हूँ और हो सका तो रिप्लाई भी ज़रूर दूंगा। वैसे पढ़ता तो हूँ ही, लेकिन इससे कुछ जुड़ी कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हैं जो रात को मैं इंस्टाग्राम पर लगाऊंगा और रात को 9 बजे लग जाएगी स्टोरी पर। तो मेरी इंस्टाग्राम ID ये है, आप मुझे वहाँ फॉलो ज़रूर कर लें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट BSF प्रताप को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।